क्लास 9। आज आपका जो लास्ट टॉपिक है वो दोबारा से फिर पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अफ्रीका के जो सभी स्थान थे जिसमें मासाई लोग भी रहते थे, वहाँ पर सारे जो चरवाहे थे उन पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। आपको पता होना चाहिए कि मासाई समाज औपनिवेशिक काल से पहले दो भागों में बटा हुआ था। समाज की दो श्रेणियां थी, उन्हें बटा हुआ था। एक था वरिष्ठ जन या जिनको एल्डर्स बोलते थे, और दूसरे थे भी योद्धा। वरिष्ठ जन शासन चलाते थे। शासन को अच्छी प्रकार चलाते थे। ये समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करते थे और मुख्य फैसले लेने के लिए समय समय पर सभा करते थे, मीटिंग्स करते थे। योद्धाओं में ज़्यादातर नौजवान होते थे जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई करने और कबीले की सुरक्षा के लिए तैयार किया जाता था। ये जो लड़ाके थे, योद्धा लोग थे, ये समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीले के जो मवेशी थे उनको छीन लेते थे, छीन कर लाते थे। यहाँ पर जानवर ही संपत्ति के रूप में उनको गिना जाता था। वहाँ हमला करके दूसरों के जानवर छीन लेना एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता था। इससे उनकी ताकत का प्रदर्शन होता था। अलग अलग चरवाहा समुदाय की ताकत इन्हीं मामलों से तय होती थी, अर्थात इन्हीं हमलों से तय होती थी। युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था जब वे बहादुरी का प्रदर्शन करके अपनी मर्दानगी अर्थात दूसरे समुदाय से कितने पशु छीन सकते हैं इसका प्रदर्शन करें। फिर भी उनको वरिष्ठ जनों के अंडर ही काम करना पड़ता था और वे उन्हीं की शरण में रहते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक योद्धा का चित्र दिखा रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये योद्धा गहरे लाल रंग की सुका और चमकदार मोतियों के आभूषण पहनते हैं। स्टील की नोक वाला 5 फुट लंबा भाला रखते हैं। बारीकी से संवारे गए उनके बाल गेरू रंग से रंगे रहते हैं। उगते सूरज को सम्मान देने के लिए पूर्व की ओर मुँह करके खड़े हो जाते हैं। योद्धा अपने समुदाय की रक्षा करते हैं और लड़के पशुओं को चराते हैं। सूखे के मौसम में योद्धा और लड़के दोनों ही पशु चराते हैं। फिर ये दोबारा वहीं पे आ जाते हैं, यानी लड़के जो हैं वो वरिष्ठ जनों के अंडर में रहकर काम करते हैं। अंग्रेज सरकार ने मासाइयों के मामलों की देखभाल के लिए कई फैसले लिए थे। इन फैसलों से आने वाले वर्षों में गहरा प्रभाव पड़ा। कई मासाई उपसमूह के उन्होंने मुखिया तय कर दिए थे। उनको अपने अपने कबीलों का सारा उत्तरदायित्व सौंप दिया। इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों की परंपरागत सत्ता बहुत कमज़ोर हो गई। अर्थात अंग्रेज आने के बाद यहाँ पर कुछ जो विशेष अंग्रेज़ों के हक में जो लोग थे उन्होंने उनको मुखिया बना दिया और सारी जिम्मेवारी उन्हीं पर सौंप दी। औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया समय आने पर माल भी इकट्ठा करते थे, अर्थात लगान। उनकी नियमित आय होने लगी। किनकी? सरकार की। इससे उन्होंने ज़मीन, साजो सामान और जानवर आदि खरीद लिए। उन्होंने अपने गरीब पड़ोसियों को कर चुकाने के लिए कर्जा देना आरंभ कर दिया गया। अंग्रेज़ों की भी इनकम होने लगी और जो मुखिया लोग थे उनकी भी इनकम होने लगी। गरीब पड़ोसियों को कर्जा देना शुरू कर दिया। उनमें से ज़्यादातर बाद में शहरों में जाकर बस गए और व्यापार करने लगे। उनके बीवी बच्चे गाँव में ही रहकर जानवरों की देखभाल करते थे। उन्हें चरवाही और गैर चरवाही दोनों तरह की आमदनी प्राप्त होती थी। अगर उनके जानवर किसी वजह से घट जाएं तो वे और जानवर खरीद सकते थे। अपने जानवरों के सहारे जीवन गुजारा करने वाले चरवाहों के हालात थोड़े अलग थे। उनके पास इतने साधन नहीं थे, धन संपदा नहीं थी जिससे वे बुरे वक्त का सामना कर सकें। अकाल और युद्ध के समय वे अपना सब कुछ खो देते थे। तब उन्हें काम की तलाश में आसपास के शहरों में शरण लेनी पड़ती थी। कोई कच्चा कोयला जलाने का काम करने लगा था, कोई कुछ और करता था। जिसकी तकदीर ज़्यादा अच्छी होती थी उन्हें सड़क या भवन निर्माण काम में कार्य मिल जाता था। इस तरह मासाई समाज दो सत्रों पर मासाई समाज में बदलाव आए। एक तो पहला वरिष्ठ जन और दूसरा योद्धाओं के बीच। उम्र पर
आधारित परंपरागत फर्क पूरी तरह से खत्म भले ही न हुआ हो, परंतु बुरी तरह से अस्त व्यस्त जरूर हो गया। दूसरा, अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव शुरू हुआ। अब ये देखिए भी, आज भी योद्धा बनने के लिए जो नवयुवक हैं उनको व्यापक अनुष्ठानों से गुजरना पड़ता है। हालांकि अब यह प्रथा खत्म होने लगी है, इसका इतना प्रचलन नहीं है। इसके लिए युवकों को लगभग 4 महीने तक अपने कबीले के इलाके का दौरा करना पड़ता था। इस यात्रा के अंत में वे छापामारों की तरह दौड़कर अपने अहाते में घुसते थे, यानी ठिकाने में घुसते हैं। और समारोह के मौके पर युवक ढीले कपड़े पहनते हैं, पूरा दिन नाचते रहते हैं। इस अनुष्ठान के साथ ही जीवन के नए चरण में पहुंच जाते हैं। लड़कियों को इस तरह के अनुष्ठानों से नहीं गुजरना पड़ता। तो ये हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है अभी। इसमें इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में आए बदलावों ने विश्व के अलग अलग चरवाहा समुदायों पर अलग अलग प्रभाव डाला। नई सीमाओं और कानूनों में उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का तरीका बदल दिया। चरागाहों के समाप्त होने के साथ साथ जानवरों को चराना एक कठिन कार्य होता गया। बची हुई चरागाहों के अधिक उपयोग से वे बेकार होनी स्टार्ट हो गई। सूखे के समय उनकी समस्याएं पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई, अर्थात जब अकाल पड़ता था तो उनकी समस्या और बढ़ जाती थी, क्योंकि अब उनके जानवर काफ़ी संख्या में दम तोड़ने लगते थे। उनके आने जाने पर बहुत सारी बंदिशें थोप दी गई थी, इसलिए नए चरागाहों की तलाश नहीं कर सकते थे। चरवाहों ने फिर भी अपने आप को बदलते समय के अनुसार ढाल लिया है। वे अपने आने जाने का रास्ता बदल लेते हैं, अपने जानवरों की संख्या कम कर देते हैं और वे सरकार पर रियायत, सहायता और राहत के लिए राजनीतिक दबाव भी डालते हैं। वे उन इलाकों में अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए संघर्ष जारी रखते हैं जहां से उन्हें भगाने की कोशिश की जाती है, खदेड़ने की कोशिश की जाती है। जंगलों के रखरखाव और प्रबंधन में अपना हिस्सा वे मांगने लगे हैं। ये ऐसे लोग नहीं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई स्थान है। ये अब अतीत के अवशेष नहीं हैं। पर्यावरणवादी और अर्थशास्त्री इस बात को काफ़ी गंभीरता से मानने लगे हैं कि घुमंतू चरवाहों की जीवन शैली दुनिया के बहुत सारे पहाड़ी और सूखे इलाकों में जीवन यापन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है ये ख़त्म हो चुका है। ये एक एक्टिविटी दे रखी है अभी। कल्पना कीजिए कि 1950 का टाइम है और आप 60 वर्षीय राई का पशुपालक हैं। आप अपनी पोती को बता रहे हैं कि आज़ादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए हैं, आप उनसे क्या बताएंगे। आप इस बात की कल्पना करके लिखिए ज़रूर। तो इसी तरह ये सेकंड और थर्ड है, तो इनके बारे में आप अपने विचार पेश कीजिए। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और कल आपको इसके क्वेश्चन एनसीईआरटी के लिखने हैं। अगर आपके पास बुक है तो ज़रूर लिखिए, नहीं तो फिर मैं भेज दूँगा आपके पास। थैंक्स।